जो सिंध की आजादी की लड़ाई जो चल रही है, उनके जो बाहर उनके निर्वासित राष्ट्रपति रहते हैं, और ये देश की आजादी के लिए बहुत हुआ है। बहुत सारे जो देश आजाद हुए उनकी लड़ाइयां अपनी धरती से बना, इस धरती पर तो वर्गीय शासनों का शासन था, इसलिए और जगह रह करके भी सुभाष चंद्र बोस ने भी बाहर, भारत के बाहर जाकर के भी हिंदुस्तान के लड़ाई, वो यहाँ आए। यहाँ आने के बाद दार्शनिक स्मारक है, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और 5 घंटे खड़े रहकर रोते कि हमारा दुख है जिन्होंने त्याग और बलिदान किया अपनी अस्मिता के लिए, सिंध की, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए। पहला मुकाबला किया खलीफाओं ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, उसका मुकाबला करने वाला ताहिर सेन था। और एक बात और कही जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ, चाहे ताहिर सेन का मोहम्मद बिन कासिम से मुकाबला हमला किया हो, और चाहे आज के प्रधानमंत्री पड़ोसी देश के नित्य प्रति आतंकवादी हमलों का मुकाबला करते हैं, हिंदुस्तान में भक्ति भूमि पर हमलावरों की कोई जात नहीं बदली है, उनका धर्म नहीं बदला है, उनका काम नहीं। इसलिए ताहिर सेन को श्रद्धांजलि देना इसलिए आवश्यकता है कि ये देश की एकता और अखंडता को श्रद्धांजलि दें, ये कोई व्यक्तियों को श्रद्धांजलि नहीं। और इसलिए ताहिर सेन स्मारक एक राष्ट्रीयता का प्रतीक है, राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। और हम सब एक बात हमेशा स्मरण करें, मेरे से 4 बात किसी की सहमति विमति हो सकती है, क्योंकि मैं आज के युग का पैदा हुआ आदमी हूँ। कमली से हो सकती है, दिलप्रेम से, महेंद्र से हो सकती है, मोहम्मदी से हो सकती है, मैसी से हो सकती है, तो क्या ताहिर से हो सकता है? अगर ताहिर के प्रति आस्था नहीं तो हिंदुस्तान के प्रति आस्था नहीं हो सकती, देश मुक्ति नहीं हो सकती, याद होगा। इसलिए ताहिर को स्मरण करना राष्ट्रीय आवश्यकता है, ताहिर को स्मरण करना राष्ट्रभक्ति का स्मरण करना। जब हिंदुस्तान का विभाजन होता था उसके 9 दिन पहले परम पूज्य गुरु जी का कराची में भाषण हुआ, और उन्होंने सब परिस्थितियों के ऊपर जो देश का विभाजन हो रहा है उसके ऊपर विस्तार से प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा कि ये अकृत्रिम विभाजन है, ये हिंदुस्तान के टुकड़े हो रहे हैं, स्वाभाविक नहीं है। साधु वासवानी ने अध्यक्षता की थी उस सभा की। मैं आज एक बात आपसे कह रहा हूं, ये जो आने वाली पीढ़ी बैठी है ना, आज के छात्र बैठे, छात्राएं बैठी हैं, तो इसलिए बुलाते हैं तो याद रहे, आगे मान करके चलना। जिसने पाकिस्तान बनाने का सबसे पहला प्रस्ताव रखा था जीएम सईद ने 1934 में, ये जिन्ना तो बाद में आया, जिन्ना बीच में कहीं थे नहीं, वो बाद में अंग्रेजों के कारण जब 2 नेशंस थ्योरी की बात, ये सब आगे जाके बात बढ़ती गई, और जब बंगाल अलग होगा, जनसंख्या के आधार पर होगा, वोट अलग होंगे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होगी, ये बात करने लगे। तो जीएम सईद ने सबसे पहले 1934 में प्रस्ताव रखा था कि देश का विभाजन हो और एक अलग से पाकिस्तान हमारा होना चाहिए, जहां मुस्लिम से रहते, जिनकी जनसंख्या ज्यादा हो। और आपको आश्चर्य होगा, वह जीएम सईद जिसने पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव रखा, वह 30 साल तक पाकिस्तान की जेल में पड़ा रहा, सड़ता। जिसने पाकिस्तान की बात की वो पाकिस्तान की जेल में पड़ा। वहां लोकतंत्र नहीं है, थ्योरेटिकल शासन है। इसलिए मुझसे कई लोग मजाक करते रहते हैं, ताहिर का स्मारक कहां से बनाया, कैसे बनाया, आपका क्या लेना देना, आप तो जाति के 4 गांव, आप तो सिंध नहीं हो, वो नहीं आगे टेढ़ी बातें मैं पास सुनता हूं, उसमें एक किताब लिखूंगा। पर मैंने जीएम सईद का जो अदालत में बयान हुआ, उस बयान के ऊपर एक किताब आई, केस ऑफ सिंध, पीटू कोहली ने उसको एडिट की थी। उसकी पहली लाइन में ये लिखा था, माय लॉर्ड, ताहिर सेन मेरा पुरखा था,
सिंधु राष्ट्र होना चाहिए, सिंधु नेशन होना चाहिए। मौका मिला, हमने कहा घर गृहस्थी तो सबके होते हैं, प्लॉट तो होते हैं, बेटे बेटी पोता पोती भाई भतीजा सबके होते हैं। ये जाने की मेरे बहुत अजीब मित्र है, कई ऐसी चर्चाएं हम लोग अक्सर करते रहते हैं, लोग इसका बुलाते हैं, किसी के हो जाए इसका ये हो जाए, आप ही यही करते हैं ना, मैं मेरा भतीजा मेरा अमचा मेरा चमचा मेरी विजयका मेरी बड़ा बहना में बनेगा, सबसे बड़ी समस्या राजशासन। विचारते हैं क्यों नहीं दाहर से इनका स्मारक बने, यहाँ के 10-12 लोग आए थे शिष्टमंडल बनाकर, मैंने सुना दार्शनिक का स्मारक बनाने का, मैं तो इस शहर की तासीर जानता हूँ, मैंने और मुझे नहीं आता, मैं पैथोलॉजी मैंने कहा कि सारी जांच ब्लड में खून क्या होता है, सारी जांचें कर रहा हूँ, मैंने कौन सा दार्शनिक किस दार्शनिक क्या बोल रहे हो भाई, आप दार्शनिक स्मारक बनाने कौन सा दार्शनिक स्मारक, भाई रेलवे स्टेशन के सामने मूर्ति लगनी चाहिए, मेरे स्मारक का मतलब मूर्ति है, भले ही कुछ सिर काट के ले जाओ, देखो मैंने कुछ सिर काट के ले जाते हैं, किसी का हाथ काट देते हैं, किसी की गर्दन काट देते हैं, किसी की मूर्ति खंडित मिलती है, दूसरे दिन प्रदर्शन होता है न्यूज़। मैं आज दावे के साथ कर सकता हूँ कि अजमेर नगर में यदि किसी महापुरुष के पास सर्वाधिक यदि भूभाग के ऊपर कोई स्मारक है तो महाराजा दानसेन, 22,000 वर्ग मीटर से ज्यादा इसका क्षेत्र आने वाले समय में और भी विस्तार। आज का महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की बात है, लोग आएंगे, लोग पूछते थे दार्शनिक कहाँ है क्या है, मैंने कहा सिटी बस वाला आवाज देकर चलो दार्शनिक, सिटी बस वाला लगा ना दार्शनिक, गांधी जी भी आए और भी आए। आज कह सकता हूं कि जब भी हिंदुस्तान की आजादी और योद्धाओं का देशभक्तों का इतिहास लिखा जाएगा, सबसे पहले दार्शनिक को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कोई आएगा ये जो अमृत महोत्सव और ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं तो इतना नहीं था, सीमित नहीं। फिर विचार किया कि जिन्होंने सिंध में रहकर देश की आजादी के लड़ाई तो फांसी के फंदे पर चढ़ गए, जिनको अंग्रेजों ने मृत्यु दंड दी, वो भी तो हमारे हिंदू है, उनकी मूर्ति क्यों नहीं लगे? जब मैं पहले प्रस्ताव रखता तो 4 लोग विरोध करने भी आए थे, बयान देते थे, इधर उधर कोई शुरुआत कर देते, वो बालाजी की मूर्ति यहाँ लगी, लिखी चौक में सबसे पहले मूर्ति लगी, देखते थे हम दोस्त। राणा रतन सिंह की मूर्ति लगी उमरकोट का शासक था, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश करने के लिए क्रांति के बगल बजाया था और उनको फांसी की सजा होने के लिए उनकी मूर्ति यदि कहीं भी अगर आज मैं कह सकता हूं कि उमरकोट के अलावा यदि दुनिया में कहीं मूर्ति लगी तो अजमेर के दार्शनिक रूपला कोहली का तो नाम ही नहीं सुनते। रूपला कोहली भी अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने हथियार उठाए, सशस्त्र संघर्ष किया और 1959 में उनको फांसी की सजा दी। 1857 वाली आजादी जिसमें हमारे सावरकर जी और सब मित्रों देवियों, एक बात ध्यान रखना, देश से बड़ा कुछ नहीं है और देशभक्तों से महान कोई भी नहीं। लोग आएंगे जाएंगे, 1353 वर्ष बाद इनकी जयंती मना रहे हैं, एक भी उनका मकसद नहीं इसके हिस्से में कोई प्रॉपर्टी आएगी किसी के पास, कोई सोना चांदी मकान घर किला तालाब झील के बीच का काम किसी भी नहीं आया ना। फिर भी इस राष्ट्रभक्ति की जयंती इसलिए मनाते हैं कि हम राष्ट्रभक्ति के इस प्रभाव में चलने वाले कार्य अब कभी भी देश से ऊपर किसी को नहीं मानेंगे और देशभक्तों का हमेशा सम्मान करेंगे। उससे एक ही बात कहनी है कि जिस समय हमारे जवान से बाहर से का विरोध निकलेगा या आलोचना करें उस जीव को काट कर दार्शनिक तो देश का बलिदानी व्यक्ति था, इसकी क्या आलोचना कर रहे, इसकी क्या निंदा कर रहे? हमारी जवान अगर है, हमारी जीव का उपयोग हो सकता है तो दार्शनिक की यश और गाथा का अपने बच्चों को सुनाओ, नारी की रानी को सुनाओ, इनकी पुत्रियों के बलिदान को बताओ,
उसकी वीरता और शौर्य को बताओ। जिस दिन तक हम हर घर में ये बात नहीं बढ़ाएंगे तो तेरी राष्ट्रभक्ति का जो वातावरण है उसमें हम हमारे दायित्व की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए बार बार जो कार्यक्रम करते हैं उसके पीछे का है तो ये छोटे छोटे बच्चों को बुलाते हैं। क्यों? बड़े बड़े तो पूर्ण हो गए ना, तो देखिए वो जयंती के दिन नहीं आते। और ये बच्चे जो आए ना, ये आने वाले 1000 साल तक इस कहानी को आगे ले जाने का काम करेंगे। जब ये जवान होंगे तो सब कहानी की बात ये खूब समझ चलता है। अभी कमल जी कह रहे थे दार्शनिक की मूर्ति वहां बप्पा रावल की जगह बप्पा रावल की दियां लगा देंगे। मैंने अपना काम कौन सा अभी पूरा हो रहा है? जब तक धरती और चांद है जब तक दार्शनिक चलता रहेगा। हम करेंगे, हमारी पीढ़ियां करेंगी, आने वाली पीढ़ियां करेगी। मैं आज के सफर आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरकारी संस्थाएं जिसमें सहयोग करती है वो अपना दायित्व पूर्ति का काम करती है। उनका भी दायित्व बनता है राष्ट्रभक्तों के लिए कार्यक्रम में सहयोग करे, सहकार करें। और आयोजन समिति को मैं बधाई देता हूँ क्या बिल्कुल किसी बिना किसी चीज की चिंता किए हुए वही 15 दिन 20 दिन 25 दिन इस जयंती का कार्यक्रम करने की प्रतियोगिता करते हैं, आलेख होता है, पेंटिंग होती है। तो छोटा बच्चा दाढ़ से दाढ़ी भाई में कलर होता है ना, तो उसके दिल और दिमाग में दाढ़ से और दाढ़ी भाई का भाव जागृत होता है। वो सब अपनी आंखों से देखता है दाढ़ी भाई के चित्र के अंदर कलर डालने का काम करता है। ये इसके पीछे का हेतु ही है। इसलिए मैं आज अपनी ओर से श्रद्धांजलि करता हूँ। आप सब मानव को पता है और क्वालिटेटिव तरीके से ये मैं हंस रहा था किसी से, मैंने अजमेर शहर में कॉलेजों को छोड़कर किसी के पास ऐसा ऑडिटोरियम है क्या? दार्शनिक के अलावा दार्शनिक के पास ऑडिटोरियम नहीं है, ग्राउंड नहीं है, कबड्डी हुई नहीं, बड़ा हॉल है, सामने मैदान है, यहाँ पहाड़ है, मूर्तियां है, भारत का नक्शा है, यहाँ सिंध का नक्शा है। क्या नहीं है? सिंध के सारे लोग यहाँ पे और ऊपर का म्यूजियम तो देखना। आप भटकर आदि चाबी लगाओगे सिंध जाने की इच्छा पैदा हो जाएगी। अच्छा सिंध में ऐसे केवल थे, ऐसे खाते थे, ऐसा हमारा सिंध था। स्वर्ग सा सुंदर इस धरती के ऊपर यदि कोई स्थान है तो सिंध है। वो सिंध जिसका राजा बाहर से शासक होता था। मैं एक बार अपनी ओर से श्रद्धांजलि देके अपनी बात को पूरी करता हूँ।